डॉक्टर कन्हैया कुमार, भाई अनिल चौधरी जी मंच पर आ जाए। अनिल चौधरी पूर्व अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनका भी यहाँ स्वागत है। भाई कन्हैया कुमार, भाई कन्हैया कुमार, रोशनलाल सागर जी और रमेश भाई निगम पार्षद हमारे बीच पहुंच चुके हैं। राम पार्टी से जोरीपुर से रोशनलाल सागर जी, जसवंत जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं और निगम पार्षद रहे हैं। साथियों यहाँ से थोड़े अनिल चौधरी भाई हमारे बीच पहुंच चुके हैं, मैं उनका दिल की गहराई से इस मंच पर स्वागत करता हूँ। साथियों आज हमारे बीच में हमारे उत्तर पूर्वी लोकसभा के अनिल चौधरी हमारे बीच पहुंचे हैं। भाई वीर सिंह दिगान जी भी हमारे बीच पहुंचे। कनेक्ट नहीं कनेक्ट है, ये कनेक्ट है इसको। अरे कनेक्ट दिगान जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं। मुझे लगा जिंदाबाद भाई भाई जिंदाबाद संघर्ष करो, संघर्ष करो। माइक दे दो उन्हें भैया, माइक पकड़ा था उन्हें दे दो भैया। भाई आगे जाके करेगा तो बता। क्या हुआ काम कैसे किसमें यहाँ पे आवाज आ रही है? सुनाई दे रही है? सबसे पहले कन्हैया भाई साहब, कन्हैया भाई आगे सबसे पहले मेरी आवाज जहाँ तक पहुँच रही है, न्याय के इस आरंभ में पधारे सभी आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का, मजदूर भाइयों का, दुकानदार साथियों का, नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, खून पसीने की कमाई से भरण पोषण करने वाले दिल्ली के आप तमाम आदरणीय नागरिकों का और मतदाताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों सबसे पहले तो मैं आपको दिल की गहराइयों से आप सब जो इस न्याय के आरंभ में शामिल हुए हैं, ज्यादा मत धन्यवाद देते हुए कोई दिक्कत नहीं है। एक आश्वासन देता हूँ, जब हम कहते हैं कि ये न्याय का आरंभ है, तो ये आरंभ तब तक अंजाम पर नहीं पहुंचेगा जब तक हम अन्याय को हरा नहीं देते हैं, अन्याय को हरा नहीं देते। इसीलिए आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, ये तो बस शुरुआत है। एक नेता है देश में, कहते हैं कि टेलर दिखाएंगे, साहेब हम आपको असली सिनेमा दिखाएंगे, हम आपको असली सिनेमा दिखाएंगे, हम आपको असली सिनेमा दिखाएंगे, क्योंकि मेरा नाम कन्हैया है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। आपने हमको जेल में डाला, आप इस देश के विपक्ष के मुंह पर ताला लगाना चाहते हैं, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं,
जब आपने हमको जेल में डाला था उसी तिहाड़ में, तो वहां से निकल करके हमने इस देश की सत्ता को चुनौती दिया था। हमने कहा था कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। याद रखिएगा ये वो देश है कि हम सहते भी हैं और जब पानी सर से ऊपर उड़ जाए को पकड़ा देना तो अपनी पूरी ताकत से उसके खिलाफ लड़ते भी हैं। ये याद रखिएगा कि जब जब इस देश में सत्ता अहंकारी होती है, जब जब इस देश में बात बढ़ता है, जब जब इस देश में अत्याचार बढ़ता है, तब तब उस अत्याचार के खिलाफ न्याय का एक आरंभ होता है, न्याय की एक लड़ाई की शुरुआत होती है। और एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि धर्म का क्या मतलब होता है। धर्म का मतलब होता है निर्बल को शक्ति देना। धर्म का मतलब होता है सत्य के साथ खड़ा होना। कृष्ण जेल में पैदा हुए, चाहते तो सत्ता की तानाशाही के सामने झुक करके मामा कंस के दरबार में अपने लिए एक सीट पक्की कर लेते, लेकिन भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने कंस के दरबार में जाना स्वीकार नहीं किया, गोकुल वासियों का गाय चराना स्वीकार किया। इसीलिए आज जब मैं आपके बीच खड़ा हूँ, ये इतिहास का एक शानदार संयोग है। इतिहास का शानदार संयोग ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आदरणीय महिला को, मैं हर महिला का दिल से सम्मान करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश की एक आदरणीय महिला के गले में मंगलसूत्र डाला। उस महिला का नाम यशोदा है और मेरा नाम कन्हैया है। याद रखिएगा, ये इतिहास का संयोग है कि हम गंगा किनारे पैदा हुए, हमारी जन्मभूमि गंगा के किनारे है और आज हमारी कर्मभूमि यमुना का किनारा बन रहा है। और हम किताबों में पढ़ा करते थे कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे। आज आप तमाम लोगों के सामने किसी एक व्यक्ति को सांसद बनाने का सवाल नहीं। आज आप तमाम लोगों के सामने किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का सवाल नहीं। आज आप तमाम लोगों के सामने किसी एक गठबंधन का सरकार बनाने का सवाल नहीं। सवाल यह है कि इस देश के आम नागरिकों के आत्मसम्मान के साथ खेला जा रहा है। वोट की लड़ाई में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वोट की लड़ाई में कोई एक बार सांसद बने, 2 बार सांसद बने कि 10 बार सांसद बने, मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मौजूदा शाह और तानाशाह हैं, ये सिर्फ आपसे वोट नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि दोबारा आपके ऊपर अंग्रेजों की गुलामी थोप दी जाए। ये चाहते हैं कि इस देश में जो संविधान बना, बापू ने जिसके लिए खून बहाया, बापू ने अपनी जान गंवाई, शहीद बापू कहा करते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे। बापू के उस देश में जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि संविधान की व्यवस्था में चाहे हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला इंसान हो या जूता उड़ने वाला इंसान हो, सबका वोट बराबर होगा। यह जो संविधान की ताकत है, उस संविधान की ताकत को आप कमजोर कर रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस देश में सरकार बनाने के लिए 280 सीट काफी है। इस देश में बेरोजगारी समाप्त करने के लिए 280 सीट काफी है। इस देश में महंगाई खत्म करने के लिए 280 सीट काफी है। आप तमाम नागरिक अपने दिल पे हाथ रख करके जरा सोचिएगा कि 400 सीट इनको क्यों चाहिए। ऐसा कौन सा काम है
जो ये नहीं किए हैं और करना चाहते हैं कि कौन सा ट्रेलर की बात कर रहे हैं और ये कौन सा फिल्म हमको दिखाना चाहते हैं, इसके बारे में आप विचार कीजिएगा। इसीलिए आज जब हम आपके बीच आए हैं तो 3 मुख्य बिंदु पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला, मैं प्रत्याशी नहीं हूँ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर जो 24 लाख लोग हैं वो प्रत्याशी हैं, उनको प्रत्याशी बनना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सोचिए, दिल्ली में 7 सीट है, 6 सीट पे टिकट काट दिया गया, साहेब सिंह वर्मा जी का बेटा का टिकट काट दिया गया और सुषमा स्वराज जी की बेटी को टिकट दे दिया गया। हमारे परिवार वार सवाल ये है कि क्या वो 6 सांसद काम नहीं करते थे? अगर काम नहीं करते थे तो उनका टिकट काटा गया। इस क्षेत्र के जो सांसद हैं उनको क्यों टिकट दे दिया गया है, इसमें जरा आप लोग विचार कीजिएगा। और वो विपक्ष को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री जी के नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि 10 साल में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है। आजकल मीडिया वाले लोग यहाँ खड़े हैं, मीडिया वाले कहते हैं कि 14,000 करोड़ का काम किया है, मीडिया में वो बोल रहे हैं। आप लोग बता दीजिए, माननीय सांसद जी का 14,000 करोड़ का काम दिखाई देता है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? या तो सरकार ने 14,000 करोड़ रुपया दिया नहीं, या 14,000 करोड़ अगर रुपया दिया तो उसका हुआ क्या? इसका हुआ क्या? तो जब वोट मांगने आएंगे तो माननीय सांसद से पूछिएगा, सांसद जी बताइए 14,000 करोड़ में कितना जीरो होता है, क्योंकि 10 साल में तो आपने सिर्फ जीरो ही दिया। और दूसरी बात, ये आपके आत्मसम्मान की लड़ाई है। 6 सीट पे कैंडिडेट बदल दिया, आपका कैंडिडेट क्यों नहीं बदला? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि चुनाव के वक्त माननीय सांसद महोदय आएंगे, थोड़ा मनोरंजन करेंगे और वोट लेकर के चले जाएंगे। ऐसा होगा क्या? ऐसा आप होना देना चाहते हैं? इसीलिए मैंने कहा कि मैं कैंडिडेट नहीं हूँ। आपको अपने हक और अधिकार के लिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले जो आम लोग हैं, अपने आत्मसम्मान के लिए इस बार प्रत्याशी बनना पड़ेगा, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो ये चुनाव लड़ेंगे, आप सब प्रत्याशी है ना, आप सब MP है ना। तो अभी एक मीडिया वाले पूछ रहे थे कि कुछ नेता नाराज हैं। नेता नाराज हो जाए तो हो जाए मैडम, जनता नहीं नाराज होना चाहिए। और जनता जिससे नाराज हो जाती है ना, कितना भी सेटिंग गेटिंग कर लीजिए, ऐसा परसेंटेज बढ़ाएंगे ना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोग कि सब सेटिंग घर में ही रखा रह जाएगा। और आखिरी बात ये कि मेरी कहानी और आपकी कहानी बहुत अलग नहीं है। जब मैं पहली बार दिल्ली में सांसद का प्रत्याशी बना कांग्रेस पार्टी की ओर से, इंडिया अलायंस की ओर से, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया आई कि मैं बाहरी आदमी। बोलिए, बिहारी आदमी को बाहरी कहना ही कोई नया बात है? बिहारी को तो बाहरी कहते हैं ना जी। लेकिन याद रखिएगा कि बिहारी जिसको आप बाहरी कहते हैं, वो अगर आता नहीं तो आपका रोड नहीं साफ हो पाता, आप टेम्पू पे नहीं चढ़ पाते, आपकी सड़कें नहीं बनती, आपका बिल्डिंग नहीं बनता। और हम खाली मजदूरी नहीं करते हैं, हम गृह मंत्रालय जहाँ जैसा के पप्पा बैठते हैं वहाँ सेक्रेटरी भी बनते हैं। और ये इस देश के संविधान की ताकत है कि एक आंगनबाड़ी का बच्चा भी PhD करके ऑल इंडिया रैंक 1 ला करके अपने नाम में शान से डॉक्टर चंद्रिका चुनाव लड़ा सकता है। ये इस देश के संविधान की ताकत है। मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ, आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 10 विधानसभा है और हमारे पास कोई साधन संसाधन नहीं है। हमने जो है
कोई दवा बनाने वाली बेईमान कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं लिया। हमारी तो पार्टी का खाता भी सीज कर दिया गया है और कोई विरासत तो हमारे पास है नहीं। कोई हम गृह मंत्री हैं कि हमारा बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा, ना हमारे बाबूजी गृह मंत्री हैं, हमारी माताजी तो आंगनबाड़ी में काम करती है, तो ना हमारे पास न धन है न संसाधन है, लेकिन हमारे पास एक चीज है, सूरत के लोगों की सीरत आप लोगों की नहीं होने देंगे। सूरत का उम्मीदवार भाग गया और वहां के लाखों वोटर देखते रह गए और बिना चुने ही कोई एमपी बन गया। यहाँ खड़ा होकर के हम इस देश का नमक खाए हैं, आपके सामने ये शपथ लेते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे रगों में आखिरी कतरे तक हम अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, हम भागने वाले नहीं। इसलिए आपसे हम अपील करते हैं कि ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है और इस न्याय की लड़ाई में बोलिए आप न्याय योद्धा बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? अगर आप न्याय योद्धा बनने के लिए तैयार हैं तो इस लड़ाई को हम पूरी शिद्दत से लड़ेंगे। आप अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आपने अपनी खून के खून तक लड़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और सबसे आखिरी चीज, आज अगर इस मंच पे खड़ा होकर के प्रत्याशी बन करके मैं अगर भाषण दे पा रहा हूं, सरकार के आंख में आंख डाल करके अगर सवाल पूछ रहा हूं, उनकी टैंकों से नहीं घबरा रहा, उनकी ईडी से नहीं घबरा रहा, उनकी बंदूकों से नहीं घबरा रहा, उनकी जेल से हमको नहीं डर लग रहा, क्योंकि हमारे पास संविधान की ताकत है। इसीलिए आज की नामांकन रैली में हम हाथ में प्रस्तावना लेकर के आए हैं, इस देश के संविधान की प्रस्तावना लेकर के आए हैं। उस प्रस्तावना की ताकत को हम लोगों को बचा करके रखना पड़ेगा। जैसे हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ करके हमको स्वतंत्रता दिलाई और स्वतंत्रता सेनानी बने, उसी तरह से उस स्वतंत्रता के बाद जो संविधान बना है, इस संविधान की ताकत से आज आंगनबाड़ी का बच्चा भी कुर्ता पहन करके भाषण दे रहा है। उस संविधान की ताकत को हमको बचाना है। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी दिलाई, वैसे संविधान सेनानी बन करके हमको संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। बोलिए आप संविधान सेनानी बनने को तैयार हैं? अगर आप न्याय योद्धा हैं, संविधान सेनानी हैं, तो ये हमारा ऐलान है कि अन्याय के खिलाफ न्याय के संघर्ष को हम जरूर जीतेंगे। एक बार पुनः आदरणीय मंच को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए और आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए शुक्रिया कहते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करना है, क्या करना है? कन्हैया भाई सभी बातें